बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो सेंट्रीपिटल दो चीज़ों से मिलके बना है, एक है सेंटर और दूसरा है पीटल। तो सेंटर का मतलब तो सेंटर हो गया, जबकि पीटल का मतलब है टूवर्ड्स। तो सेंट्रीपिटल का क्या मतलब हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, टूवर्ड्स। तो सेंट्रीपिटल का मतलब हो गया टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स जो हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ एक्ट करती है, उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके कैसे डिफाइन करते हैं। द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ इनटू सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी का स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ के अंदर कन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, तो ऐसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई करेगी। तो इसके एग्जांपल, जो लाइव एग्जांपल है, वो हम ऐसे लेते हैं कि अगर एक पत्थर को धागे के साथ बांधते हैं और हाथ की हथेली की मदद से उसे घुमाते हैं, तो अब क्या करते हैं कि आप हथेली की मदद से उसे घुमा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जो है पत्थर जो है वो सर्कल के अंदर मूव करता है। अब जो पत्थर की फिर मोशन होगी, उस स्टोन की जो मोशन होगी जिसको आप घुमा रहे हैं, वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और उसकी जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन होगी। अब इसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। अब फॉर एग्जांपल अगर कहीं से रस्सी टूट जाती है दरमियान से, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो जो पत्थर है अब वो सर्कल में मूव नहीं करेगा, जब बल्कि वो स्ट्रेट लाइन एट द टेंजेंट टू द सर्कल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले वो सर्कल में मूव कर रहा था तो कोई ना कोई फोर्स उसे थी जो उसे सर्कल में मूव करवा रही थी। तो वो फोर्स कौन सी थी, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब अगर उस पत्थर की जो सर्कुलर मोशन है उसके अंदर कौन सी ऐसी फोर्स थी जो उसे सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ लेके जा रही थी, तो वो जो फोर्स थी वो टेंशन इन द स्ट्रिंग थी। जैसे ही रस्सी टूटी, टेंशन खत्म हुई, तो अब वो सर्कल में मूव नहीं करेगा बल्कि एट द टेंजेंट टू द सर्कल मूव करता जाएगा। तो अब एक और एग्जांपल की बात करते हैं। तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अब सन जो है उसके इर्द गिर्द जो अर्थ है वो मूव कर रही है। तो अर्थ अगर सर्कल में मूव कर रही है, नियरली सर्कल में, तो कोई ना कोई ऐसी फोर्स है जो अर्थ को सर्कल में मूव करवाती है। और वो कौन सी फोर्स है, वो फोर्स है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, तो अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है नियरली सर्कल के अंदर, तो लाजमी बात है अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर मूव कर रहा है तो उसे एक फोर्स रिक्वायर होगी जो उसे सर्कल में मूव करवाएगी, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। और वो फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, और वो फोर्स इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान है। तो ये न्यूक्लियस है गया, ये इलेक्ट्रॉन, तो इनके दरमियान कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसे प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर यही चीज सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी तब वो सर्कल के अंदर मूव करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक आम सी फोर्स है
तो कोई भी इसके जो है वो फोर्स जो है, कोई भी फोर्स, फॉर एग्जांपल इस केस में आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स थी। अब कोई भी फोर्स जो किसी भी बॉडी को एक तो सर्कल के गिर्द मूव करवाए, और दूसरी उसका जो हमेशा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल उसकी डायरेक्शन हो, तो ऐसी वो फोर्स, कोई भी फोर्स अगर है तो वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो अब अगर इसके केस में देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसी फोर्स है जो एक तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है और दूसरा उसे सर्कल में मूव करवा रही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली कोई नई फोर्स नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी पे सेंटर की तरफ एक्ट करे और उसे सर्कल में मूव कराए। जैसे हमने सन के अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन सर्कल के अंदर, तो सन जो है वो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, ग्रेविटेशनल फील्ड थी, और वही प्रोवाइड कर रही थी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड थी वो हमेशा सेंटर की तरफ आ रही थी और दूसरी उसको सर्कल में भी मूव करवा रही थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नई फोर्स नहीं है, बल्कि वही फोर्स है। तो कोई भी फोर्स अगर किसी भी बॉडी की टुवर्ड्स द सेंटर लगे और सर्कल में मूव करवाए तो वही फोर्स आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मास थी m, तो एक बॉडी जिसकी मास m थी और वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही। तो अब यूनिफॉर्म स्पीड का क्यों रखी, अब जब आगे कैलकुलेशन करेंगे तो उस वक्त हमें समझ आएगी, तो वहां पे मैं आपको इसको एलैबोरेट कर देंगे। तो एक बॉडी जिसका मास m है उसे हमने वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है। तो अब अगर सर्कल के अंदर मूव करती है तो वो एक पॉइंट A से B की तरफ तक जाती है और उसे टाइम लगता है t, और वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो s है अलोंग द आर्क। तो एक बॉडी जिसका मास m है वो A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ मूव करती है और ऐसे करने में उसे जो डिस्टेंस कवर करती है वो s है। अब जो वेलोसिटी है A पॉइंट पे वो है v1, जबकि वेलोसिटी जो B पॉइंट जो है वो है v2। अब जरा देखें कि स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन A पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन और जबकि B पॉइंट की उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो इट मींस वेलोसिटी चेंज। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी जो है दोनों के चेंज होने से, कि अगर स्पीड चेंज हो मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो फिर भी वेलोसिटी चेंज, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज है तो फिर भी चेंज, और अगर दोनों चेंज होगी तो फिर भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब इस केस में आपकी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है। अब डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। अब A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ गए तो उसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो इसका मतलब जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है, और वो जो एक्सेलरेशन है वो डेल्टा V ओवर डेल्टा T की इक्वल है। अब हमें एक डेल्टा V फाइंड आउट करना है और एक डेल्टा T। अब अगर डेल्टा T को देखें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो अगर V की बात करें तो वो कांस्टेंट है, और A से B की तरफ अगर वो जाती है तो डिस्टेंस क्या था s, और उसे टाइम A से B करते हुए वो डेल्टा T टाइम लगता है। तो अब अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो हम s इज इक्वल टू VT वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब टाइम जो है वो डेल्टा T था, तो इधर से हमने डेल्टा T की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि इक्वल है s ओवर v। अब इसी को डेल्टा T को इसके अंदर पुट करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या निकला, a डेल्टा V ओवर डेल्टा T की जगह उसकी वैल्यू पुट की। अब ये डिवाइड हो रहा था v, ये ऊपर आ गया, तो इससे हमें क्या मिला, a इज इक्वल टू डेल्टा v जो उसकी स्पीड है, जो कांस्टेंट स्पीड है वो हमें पता है, डिस्टेंस उसने A से B की तरह किया वो भी हमें पता है। अब एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आ गई। अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो डेल्टा V का हमें नहीं पता कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई।
अगर स्पीड तो चेंज होती तो हम फाइंड आउट कर लेते, तो अब डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है, तो सबसे पहले हमें डेल्टा वी को निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि अगर एक ट्राइंगल है हमारे पास ओ ए बी, ठीक है, तो अब ओ से ए क्या है, उसका रेडियस है, ओ से बी ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ओ ए बी, तो इसके अंदर ओ ए जो है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है ओ बी के, जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब अगर ओ ए और बी, अब ए बी जो है वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, आर्क वाला डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब अगर एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइडें सेम हों, तो ऐसी ट्राइंगल को हम आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ओ ए बी तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। अब दूसरी बात करते हैं, एक और ट्राइंगल हम बनाते हैं, और वो ट्राइंगल है वेलोसिटी को लेके। तो अब अगर v1 वेलोसिटी अगर देखें तो उसको हम ऐसे लिखें, उसकी यही डायरेक्शन थी तो हमने ये बना ली। इसी तरीके से v2 की डायरेक्शन थी तो हमने ये बना ली, और p से q जो डिस्टेंस था, q से r, ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी हो गई। तो अब अगर हम एक और ट्राइंगल पी क्यू आर को देखें, तो अब ये एंगल जो पी क्यू का डिस्टेंस है या डायरेक्शन है, जो वेक्टर है, वो इक्वल है v1 के, और पी आर का जो वेक्टर है वो इक्वल है v2 के, और इसी तरीके से q से r जो है वो डेल्टा v के इक्वल है। अब यहाँ पे वो वाली चीज समझ आती है कि हमने यूनिफॉर्म स्पीड क्यों रखी। अब अगर हम v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल करें v2 के मैग्नीट्यूड के, और वो इक्वल है v के, तो ये ट्राइंगल भी आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है। तो यहां पे हमें क्योंकि डेल्टा वी फाइंड आउट करना था, और उसके लिए हमने टेक्निक जो यूज की वो आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली थी, तो यहाँ पे v1 और v2 का मैग्नीट्यूड इसी वजह से हमने ऐसा रखा। तो अब यहाँ पे ये इसकी मैग्नीट्यूड सेम, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी जो ट्राइंगल है इसकी दो साइड सेम हैं। अब अगर दो साइड सेम है तो ये ट्राइंगल भी आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई। तो इसका मतलब अगर हम दोनों ट्राइंगल की बात करें तो दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। अब जरा देखिए, यहां पे रेडियस था, रेडियस पे अगर उस किसी भी चीज की वेलोसिटी फाइंड, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है, तो वो किसी भी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो अगर हम ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी देखेंगे तो वो अलोंग द टेंजेंट होगी। तो अब अगर अलोंग द टेंजेंट है तो इसका मतलब ये हो गया ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर है v1 के, ये जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है v2 के, v1 के। इसी तरीके से ओ बी इज परपेंडिकुलर टू v2। तो इसका मतलब क्या बना कि अगर हम इधर से देखें तो पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के। इसी तरीके से ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी आर। अब अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि दो लाइंस ली, फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, उनके दरमियान एंगल थीटा है, तो हमेशा उसके परपेंडिकुलर के दरमियान भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। कैसे, अब ये दो लाइन थी, इनके दरमियान एंगल 90 है, तो आप अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उनके दरमियान भी एंगल 90 होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के दरमियान भी एंगल थीटा होगा। तो अब अगर ये आर है और ये भी आर है, इनके दरमियान एंगल थीटा है,
तो उनके परपेंडिकुलर कौन सी ट्राइंगल थी, ये वाली, तो इनके परपेंडिकुलर की ट्राइंगल क्या बनी, V1 और V2। तो अब अगर दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के दरमियान भी एंगल थीटा होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं और उनकी सेम साइड के दरमियान अगर एंगल सेम है, तो अब अगर देखें ये दोनों थे, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल, और उनके दरमियान अगर एंगल भी सेम हो तो ऐसी ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कहते हैं। तो ये अगर दोनों ट्राइंगल की बात करें तो आइसोसेलेस भी हैं और सिमिलर भी हैं। अब आइसोसेलेस भी बन गए, सिमिलर भी बन गए। तो अब एक रिजल्ट हम यूज करते हैं कि अगर दो आइसोसेलेस सिमिलर ट्राइंगल हों तो उनकी लेंथ की जो रेशियो होगी वो हमेशा इक्वल होगी। दो आइसोसेलेस सिमिलर अगर ट्राइंगल हैं तो उनकी जो एडजेसेंट साइड है उनकी रेशियो हमेशा सेम होगी। तो अब अगर इसकी बात करें तो ये दो एडजेसेंट साइड और इधर ये दो एडजेसेंट साइड, तो दो सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड की रेशियो हमेशा इक्वल होगी। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें तो एक डेल्टा वी ओवर वी, अब V1 और V2 तो हमने लिखे क्योंकि आप इनकी स्पीड यूनिफॉर्म थी, तो V1 और V2 को हम V भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दो सिमिलर साइड जो एडजेसेंट साइड है उनकी रेशियो डेल्टा V ओवर V हमेशा इक्वल होगी AB ओवर R। तो दो आइसोसेलेस सिमिलर ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड की रेशियो हमेशा इक्वल होगी। तो डेल्टा V ओवर V, इनकी ये दो एडजेसेंट साइड थी, इनकी रेशियो इक्वल होगी इनकी एडजेसेंट साइड। इनकी एडजेसेंट साइड क्या है, AB ओवर R। तो ये आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा V भी हमें पता है, रेडियस ऑफ द सर्कल भी पता है। अब ये AB क्या है, AB है स्ट्रेट डिस्टेंस, और S हमें पता है जो कि आर्क है। आर्क हमें पता है कि वो S डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस हमें नहीं पता। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि जो टाइम इंटरवल है अगर हम उसको नजदीक नजदीक लेके आए, तो अब अगर टाइम इंटरवल कोई भी ऐसी शेप है ये वाली, तो इनके अंदर फॉर एग्जांपल एंगल थीटा है, तो इनका आर्क और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस सेम नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम टाइम को नजदीक करेंगे तो इनका स्ट्रेट डिस्टेंस और आर्क लेंथ इक्वल होगा। तो अब ऐसा करने के लिए हमें तो एस पता था, तो उसके लिए फिर हमने ट्रिक क्या यूज किया, हमने कहा कि इसके ऊपर एक अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि डेल्टा टी जब अप्रोच टू जीरो होगा तो ए बी जो आर्क वाला डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा ए बी स्ट्रेट पाथ। अब हमें पता है कि ए बी जो आर्क वाला डिस्टेंस है वो एस है, जब दोनों इक्वल हो गए तो वो हमारे पास एस आ गया। तो अब जैसे ही एस आया तो इसको ए बी की जगह एस लिखा, तो अब हमें डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब मेजर काम यही था कि हमें डेल्टा वी फाइंड आउट करना था। तो अब हम डेल्टा वी की वैल्यू इधर पुट करते हैं। तो अब ए हमें पता था क्या, डेल्टा वी इंटू वी ओवर एस, और हमें v ओवर s तो पता है, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या लिखा, s ओवर r इंटू वी। अब s से कैंसल, तो a क्या आ गया, v इंटू वी स्क्वायर ओवर r। तो अब ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये आपका एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस क्यों, क्योंकि हम डिफाइन करते हैं कि जब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वो हम अपनी मजबूरी की खातिर यूज किया। तो अब डेल्टा टी जब अप्रोचेस टू जीरो होगा तो फिर ये एक्सेलरेशन वो वाला एक्सेलरेशन नहीं रहा बल्कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। ठीक हो गया। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अब ये एक्सेलरेशन किस वजह से हुआ, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन हुआ। तो इसी वजह से इसको, इसी एक्सेलरेशन को
हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसी वजह से हम ए के साथ सी, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फिर हमने इसको कैसे डिफाइन किया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन is the instantaneous acceleration of a body when it is moving in the circle at constant speed, और इसका जो रेडियस है वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है। तो अब अगर एक्सेलरेशन आ गया v स्क्वायर ओवर r, तो इससे सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी इक्वल होगी? F इज इक्वल टू ma, तो a की वैल्यू लिखा, तो इससे हमें पता चल गया कि आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो mv स्क्वायर ओवर r के इक्वल है। तो अब अक्सर जो एमसीक्यूज पूछा जाता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन बताएं। एक दो दफा एंट्री टेस्ट के अंदर ये भी पूछा गया है कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स है उसको एंगुलर फॉर्म क्या होगी। तो अब एंगुलर फॉर्म के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा? v को r ओमेगा पुट करना पड़ेगा, जो एंगुलर इक्वेशन के अंदर आ जाएगा। तो v की जगह r ओमेगा, तो v स्क्वायर था तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो एंगुलर फॉर्म में जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनी वो mr ओमेगा स्क्वायर बनी। तो एक चीज तो ये आ गई। उसके बाद जो चीज आपने ध्यान में रखनी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अब F इज इक्वल टू MAC लिखा, तो इसका मतलब अगर सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। अब एक्सेलरेशन को आप डेल्टा V ओवर टी, डेल्टा टी भी लिखते हैं। तो अब ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक्सेलरेशन भी फिर क्या होगा? उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। और अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल है तो डेल्टा V की डायरेक्शन भी हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो एक बात हमेशा ज़हन में रखें कि ये जो वेलोसिटीज V1 है और V2, इनकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं होगी, इनकी डायरेक्शन हमेशा एट द टेंजेंट के अलोंग होगी, लेकिन डेल्टा V की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होगी। तो आज हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को बड़ी तफसील के साथ देखा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।